हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीट इंडिया। आज हम करेंगे टेनेसी विलियम्स के द्वारा लिखा गया एक बहुत फेमस प्ले द ग्लास मेनाजरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द प्ले नाउ। तो जो ग्लास मेनाजरी है इट्स अ मेमोरी प्ले जिसे टेनेसी विलियम्स ने लिखा था और ये पहली दफ़ा प्रीमियर हुआ था 1944 में। तो एज एन प्रीमियर उसको परफॉर्म किया गया था पहली दफ़ा 1944 में। और इससे पहले जो टेनेसी विलियम्स थे वो फेमस नहीं थे, जाने नहीं जाते थे इतने, बट इस प्ले के बाद ही शॉट टू फेम। प्ले के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं जो कि जो हमारे प्ले राइट हैं टेनेसी विलियम्स उनकी खुद की लाइफ से लिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनकी मदर की लाइफ से या फिर जो विलियम्स की जो मेंटली फ्रेजाइल सिस्टर थी। ऑल दोज एलिमेंट्स फाइंड देयर वे इनटू दिस प्ले। ऑल्सो आपका जो टाइटल है प्ले का इट्स कॉल्ड द ग्लास मेनाजरी। तो मेनाजरी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? तो मरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग मेनाजरी एक वो जगह होती है जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है और ट्रेन किया जाता है स्पेशली फॉर एग्जिबिशन। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज अ मेमोरी प्ले। तो अगर आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो मैंने बोला था कि ये जो प्ले है इट्स अ मेमोरी प्ले। सो व्हाट इज अ मेमोरी प्ले? तो मेमोरी प्ले एक तरीके का प्ले होता है जहाँ पर जो लीड कैरेक्टर होता है जो प्ले के इवेंट्स हैं उनको नरेट करता है और वो जो इवेंट्स हैं वो कैरेक्टर की मेमोरी से ड्रॉ किए जाते हैं। ये वाला टर्म टेनेसी विलियम्स ने ही कॉइन किया था अपने इस प्ले को डिस्क्राइब करने के लिए। नाउ इन फ्रंट ऑफ यू इज एन इमेज जो प्ले काफ़ी बार अडेप्ट किया गया है स्टेज के लिए। सो दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम वन ऑफ द अडेप्टेशंस। सो इन फ्रंट ऑफ यू आर द 4 सेंट्रल कैरेक्टर्स जो प्ले के अंदर आते हैं: अमांडा विंगफील्ड, Tom Wingfield, Laura Wingfield, Jim O'Connor, and these are the names of the characters. Now we come to the summary of the play. So like I said, जो ये play है ग्लास मेनाजरी एक memory play है और उसका जो action है वो narrator की memory से draw किया जाता है। narrator कौन है? Tom Wingfield, and he is like I said also a character in the play जो कि set है 1937 में in St. Louis. It's the name of a place. जो टॉम है वो एक एस्पायरिंग पोएट है जो कि एक शू वेयरहाउस में जूतों के गोदाम में काम करता है अपनी मदर अमांडा और अपनी बहन लॉरा को सपोर्ट करने के लिए। जो लॉरा और टॉम के जो पिता थे और अमांडा के जो हस्बैंड थे मिस्टर विंगफील्ड वो काफ़ी साल पहले भाग गए थे और उनकी कोई खबर उसके बाद नहीं आई है सिवाय एक पोस्ट कार्ड के जो एक बार उन्होंने लिखा था। उसके बाद नथिंग वॉज हर्ड फ्रॉम हिम। नाउ जो अमांडा है वो ओरिजिनली एक सदर्न फैमिली को बिलोंग करती थी। सदर्न फैमिली सदर्न अमेरिका की जो फैमिली थी वहाँ उनको बिलोंग करती थी और अपने बच्चों को अपने बचपन की जो उसका इडिलिक चाइल्डहुड था, जो उसका इडिलिक यूथ था, उनकी कहानियाँ सुनाती है और बताती है कि कैसे उसको कितने सारे चाहने वाले सूटर्स थे जो उसको एक समय पर परस्यू किया करते थे। एंड शी इज़ डिसअपॉइंटेड कि जो लॉरा उसकी बेटी है वो अपने पैर पर एक ब्रेस पहनती है और बहुत शर्माती है, बहुत शाय है और दैट इज़ वाई शी डज नॉट अट्रैक्ट एनी जेंटलमैन। तो जो अमांडा है वो लॉरा को एक बिजनेस कॉलेज में दाखिला दिला देती है इस उम्मीद में कि लॉरा जो है दैट शी विल मेक अ फॉर्च्यून एक बिजनेस करियर के थ्रू। अब काफ़ी हफ्तों बाद लेकिन उसको पता चलता है, अमांडा को पता चलता है कि जो लॉरा इतनी ज़्यादा शर्माती थी उसकी वजह से उसने क्लासेस से ड्रॉप कर दिया है सीक्रेटली और जो दिन है वो क्या करती है, हाउ शी स्पेंड्स देम, शी वॉन्डर्स इन द सिटी अलोन। उसके बाद अमांडा डिसाइड करती है कि लॉरा की एक आखिरी उम्मीद यही है कि उसकी शादी कर दी जाए और इसलिए वो मैगजीन्स की सब्सक्रिप्शंस बेचना शुरू कर देती है ताकि एक्स्ट्रा पैसे कमा सके, सो दैट इट विल हेल्प अट्रैक्ट सूटर्स फॉर लॉरा। मीनवाइल जो टॉम है उसको अपनी जो वेयरहाउस की गोदाम की जो उसकी जॉब है वो उसको बिल्कुल नहीं पसंद। एंड हाउ ही फाइंड्स एस्केप शराब में, मूवीज में एंड लिटरेचर में, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट अमांडा हिज मदर लाइक्स। तो एक दफ़ा दोनों माँ बेटों का आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है और टॉम
गलती से काफ़ी सारे जो ग्लास की एनिमल फिगरीन्स होती हैं वो तोड़ देता है, और वो जो एनिमल फिगरीन्स थी ग्लास की वो लॉरा को काफ़ी पसंद होती हैं, उसका प्राइज्ड पोजेशन होती हैं वो। नाउ जो अमांडा और टॉम हैं वो डिस्कस करते हैं कि लॉरा के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उसके व्हाट कैन बी डन अबाउट हर। और अमांडा टॉम को बोलती है कि अगर कोई तुम्हें लगता है पोटेंशियल सूटर है वेयर हाउस पे लॉरा के लिए, तो जस्ट कीप एन आई फॉर दैट, जस्ट कीप एन ओपन आई फॉर दैट। तो टॉम जिम ओकॉनर को सिलेक्ट करता है। जिम ओकॉनर उसका एक कैजुअल सा फ्रेंड है और उसको इनवाइट करता है डिनर पे। अमांडा टॉम से जिम के बारे में पूछती है और उसको ये सुनकर काफ़ी खुशी होती है कि जो जिम है ही इज़ अ ड्रिवन यंग मैन, जिसका माइंड सेट है करियर एडवांसमेंट पर, कि जो अपनी लाइफ में अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहता है। तो जो अमांडा है एक इलाबोरेट सा डिनर बनाती है, प्रिपेयर करती है और इंसिस्ट करती है लॉरा को कि एक अच्छी सी नई ड्रेस पहने वो। अब जिम आने वाला होता है और लॉरा को लास्ट मिनट पे पता चलता है कि उसके जो आने वाला है, जो उसका ये कॉलर है, सूटर है, उसका नाम क्या है। एंड देन इट टर्न्स आउट कि हाई स्कूल के टाइम पर लॉरा का जिम के ऊपर क्रश था। शी हैड अ ह्यूज क्रश ऑन जिम। तो जब जिम आता है लॉरा दरवाज़ा खोलती है अमांडा के कहने पर और उसके बाद क्विकली वहाँ से चली जाती है, लीविंग टॉम एंड जिम अलोन। टॉम जिम को ये बताता है कि जो उसकी फैमिली का इलेक्ट्रिक बिल करने की जो पैसे थे वो उसने यूज़ कर लिए हैं मर्चेंट मरीन ज्वाइन करने के लिए, और वो प्लान कर रहा है अपनी ये नौकरी छोड़ने की और अपनी फैमिली को छोड़ने की इन सर्च ऑफ एडवेंचर। लॉरा बाकियों के साथ डिनर करने से मना कर देती है बीमारी का बहाना बना के। जो अमांडा है उसने एक बहुत ऑस्टेंटेशियस सी लैविश सी ड्रेस पहनी होती है जो उसके यूथ को बिलोंग करती थी, ग्लैमरस यूथ को बिलोंग करती थी, तो शी वियर्स दैट काइंड ऑफ अ ड्रेस। तो अब जैसे जैसे डिनर खत्म हो रहा होता है वैसे वैसे उनकी लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, बिकॉज उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही नहीं पे किया होता, रिमेंबर, बिकॉज टॉम ने वो अमाउंट यूज कर ली थी। तो अब ये जो कैरेक्टर्स हैं सारे ये मोमबत्तियां जलाते हैं और अमांडा जिम को एंकरेज करती है टू टॉक टू लॉरा इन द लिविंग रूम। एंड बाय द टाइम जो अमांडा और टॉम है दे आर क्लीनिंग अप। लॉरा जो है सबसे पहले तो जब जिम आता है तो शी इज पैरालाइज्ड कि जिम आ गया, बिकॉज अगेन शी हैड अ क्रश ऑन हिम, सो यू वुड अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जो जिम है उसका जो बिहेवियर होता है वार्म सा और ओपन बिहेवियर जो होता है उसकी वजह से लॉरा फील्स कंफर्टेबल एंड शी कैन कम आउट ऑफ हर शेल। तो वो कन्फेस करती है जिम को कि वो उसको जानती थी और उसको पसंद करती थी हाई स्कूल में, लेकिन शी वॉज वेरी शाय कि वो जिम को अप्रोच कर सके। तो दोनों बात कर रहे होते हैं और लॉरा उसको याद दिलाती है, एज इन जिम को याद दिलाती है कि जो निकनेम जिम ने लॉरा को दिया था, और निकनेम क्या था, ब्लू रोजेस। और जो ब्लू रोजेस ये उसका निकनेम था, दैट वाज एन एक्सीडेंटल करप्शन ऑफ प्लूरोसिस, एक इलनेस, एक बीमारी जो लॉरा को हाई स्कूल के दौरान थी। प्लूरोसिस क्या होता है? तो इस बीमारी का नाम एक्चुअली में क्या है, प्लूरिसी। तो इट्स अ कंडीशन इन विच द प्लूरा क्या होते हैं, टू लार्ज थिन लेयर्स ऑफ टिश्यू जो आपके लंग्स को सेपरेट करते हैं आपकी चेस्ट वॉल से। तो ये जो प्लूरा होते हैं दे बिकम इन्फ्लेम्ड एंड दिस कॉजेज शार्प चेस्ट पेन दैट वर्सन्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। सो दिस इज व्हाट लॉरा हैड इन हाई स्कूल। तो जो जिम है वो लॉरा की शाइनेस के लिए, उसकी लो सेल्फ एस्टीम के लिए, इन चीज़ों के लिए उसको रिब्यूक करता है, लेकिन उसकी तारीफ भी करता है उसकी यूनिकनेस के लिए। उसके बाद लॉरा उसको अपना जो फेवरेट ग्लास एनिमल है एक यूनिकॉर्न वो दिखाती है। जिम उसके साथ डांस करता है, एज इन लॉरा के साथ डांस करता है, बट गलती से जो वो यूनिकॉर्न था वो गिर जाता है उससे एंड दैट ब्रेक्स ऑफ इट्स हॉर्न। जो यूनिकॉर्न का हॉर्न होता है ना वो टूट जाता है। एंड लॉरा गुस्सा नहीं करती है, शी इज फॉरगिविंग, और वो नोट करती है कि जो यूनिकॉर्न है वो एक नॉर्मल हॉर्स की तरह ही है। जिम उसके बाद उसको किस करता है बट ही क्विकली ड्रॉज बैक और उससे माफी मांगता है, एक्सप्लेन करते हुए कि दैट ही वाज कैरिड अवे बाय द मोमेंट, और उसकी एक्चुअली में एक सीरियस गर्लफ्रेंड है, जिम की एक गर्लफ्रेंड है। एंड नाउ ऑफ कोर्स जो लॉरा है शी इज सैड, लेकिन वो जिम को जो वो ब्रोकन यूनिकॉर्न था वो एज अ सुवेनियर ऑफर करती है।
अमांडा लिविंग रूम में आती है एंड शी इज़ फुल ऑफ गुड चीयर, लेकिन जो जिम है वो जल्दी जल्दी में ये एक्सप्लेन करता है कि उसको जाना होगा बिकॉज उसका अपॉइंटमेंट है उसकी फियांसी के साथ। अमांडा उसको शी सीज हिम ऑफ आराम से वार्मली, लेकिन जब वो चला जाता है तो उसके बाद शी टर्न्स ऑन टॉम, जिसको ये नहीं पता था कि जिम एंगेज हुआ है। अमांडा टॉम को अक्यूज करती है ऑफ बीइंग इनअटेंटिव एंड बीइंग सेल्फिश, एंड देन उसके बाद वो लॉरा को कंफर्ट करने लगती है। उनके अपार्टमेंट के बाहर जो फायर एस्केप होता है वहां से टॉम इन दोनों को एज इन अमांडा और लॉरा को देखता है और एक्सप्लेन करता है कि जिम की विजिट के कुछ देर बाद जो टॉम था उसको जॉब से निकाल दिया गया था और वो अमांडा और लॉरा को छोड़कर चला जाता है सालों बाद। ऑल्दो वो काफ़ी दूर ट्रैवल करता है, लेकिन ही फाइंड्स के वो जो उसकी गिल्टी मेमोरीज हैं लॉरा को लेकर, ही कैन नॉट लीव देम बिहाइंड, दैट ही इज़ अनेबल टू लीव दोज मेमोरीज बिहाइंड, एंड दैट ये जो प्ले है ये उसका फाइनल एक्ट ऑफ कथारसिस है ताकि वो अपने आप को पर्ज कर सके जो उसकी मेमोरीज हैं उसकी फैमिली को लेकर, सो दैट ही कैन पर्ज हिमसेल्फ ऑफ दोज मेमोरीज। एंड सो दिस इज हाउ द प्ले एंड्स। Now let's briefly talk about some of the themes in the play. तो एक important theme जो play के अंदर आती है that is escape. टॉम अपनी लाइफ से एस्केप चाहता है, वैसे ही जैसे एक जो मजिशियन होता है ना वो कॉफिन वाला वो जो जादू करके दिखाता है और वो उस कॉफिन से बाहर आ जाता है बिना किसी डैमेज के। कॉफिन को कोई डैमेज नहीं होता और वो उससे बाहर आ जाता है, राइट, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द बॉक्स या फिर उसमें से बिना एक सिंगल कील भी निकाले। तो ही ऑल्सो वॉन्ट्स दैट कि वो भी अपनी इस जिंदगी से जो उसकी लाइफ है इस समय वो अपने आप को उससे बाहर निकालना चाहता है बिना कॉफिन को डैमेज किए। और वो कॉफिन क्या है? कॉफिन उसके लिए उसकी फैमिली है, अमांडा और लॉरा, जिनकी वजह से जो टॉम है ही फील्स लाइक ही हैज बीन बरीड अलाइव। लेकिन इन द एंड दिस टर्न्स आउट टू बी इम्पॉसिबल, कि ऐसा नहीं हो सकता। टॉम एस्केप, he of course in the end as you saw in the summary he manages to escape, लेकिन उसकी जो memories हैं they continue to haunt him. On the other hand जो लॉरा और अमांडा हैं उनके पास कोई possibility नहीं है escape की, because वो दोनों trapped हैं coffin में because of financial insecurity and because they do not have those social opportunities. अल्टीमेटली जो टॉम है वो ये रियलाइज करता है कि एस्केप आपको नहीं मिल सकता बिना एक इंटरनल प्राइस पे किए, एज इन फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं होती, बिकॉज फ्रीडम कम्स एट अ टेरिबल कॉस्ट। अनदर इम्पॉर्टेंट थीम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैमिली, कि जो विंगफील्ड फैमिली में प्रिंसिपल टेंशन है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, किसको अकाउंटेबल है। टॉम सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है बिकॉज उसका जो रोल है एज द ब्रेड विनर एंड द केयर टेकर ऑफ द फैमिली, बिकॉज उसकी वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और वो अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं जी पाता। पर इनफैक्ट जो अमांडा है शी ऑल्सो फील्स द स्ट्रेन ऑफ हैविंग अ डॉटर जिसकी उसको हमेशा केयर करनी होगी, और यही जो फियर है यही उसको मोटिवेट करता है डेस्परेटली सर्च करने के लिए फॉर अ हस्बैंड फॉर लॉरा, ताकि उसकी जो लॉरा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके हस्बैंड पर डाल सके एंड दैट शी बिकम्स फ्री ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मिस्टर विंगफील्ड थे एज इन जो अमांडा के हस्बैंड थे, ही एस्केप्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज वो तो सबको छोड़ छाड़ के भाग ही गए थे ना बिना किसी ट्रेस के। एंड यू सी इवन इन दी एंड जो टॉम था ऑल्दो वो अपनी फैमिली को सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गया था, बट ही नेवर स्टॉप्स फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फैमिली। वन लास्ट इम्पॉर्टेंट theme is that of memory in the play because the play itself is a memory play. तो टॉम शुरू में ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि जो हम इवेंट्स देख रहे हैं we are seeing them through the lens of his memories. Then there are also memories within memories. For example जैसे जब अमांडा अपने गर्लहुड के बारे में बात करती है and her attempts to relive those memories. Even जो जिम है he is also trapped in those memories because he is also yearning कि जो उसके ग्लोरी डेज थे उसके हाई स्कूल करियर में, ताकि वो उनको रिकैप्चर कर सके। इन द एंड
However, हमारे पास we are left with these images of जो टॉम की last memories थी, we are left with that जब वो describe करता है कि when he says कि जो लॉरा की figure है, it follows him throughout the rest of his life, because जो टॉम है, he kind of feels guilty that he abandoned his family. With this we come to the end of the video. I hope आपको समझ में आया होगा and you liked it. And if you did, then do not forget to like and comment on the video. If you're new to my channel, please do not forget to subscribe. If you want, आप मुझे मेरे social media पर भी follow कर सकते हो. Thank you so much.